कि मैं SBI में जमा करके आया था पैसा और मैं भागते हुए ATM गया था कि मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया था लेकिन नोट वही नहीं था। तब मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा होता है। देखो आपका हाथ स्टडी होना चाहिए तो उससे स्ट्रेट लाइन बनती है। देखना मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपका हाथ स्टडी है ना तो देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये देखो कितना स्टडी हाथ है, देखो आप ज़रा, लाइन स्ट्रेट बनेगी। ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तुमने नया लैपटॉप ले लिया सकर भाई? कब ले लिया भाई? अच्छा मैं बोलूँ तो दिला दें। देखिए अंकल जी आंटी जी, प्लीज़ सकर को लैपटॉप मत दिलाइएगा। वो पढ़ाई नहीं करेगा और वो लैपटॉप का मिसयूज़ और करता रहेगा, तो मत दिलाइएगा प्लीज़। ठीक है सकर, बोल दिया मैंने, दिला देंगे घर वाले। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। नमस्कार मेरे भाइयों, मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो मेरे से, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है? क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं? देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। CB फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है, अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो CB फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा। उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से CB फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं? तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो। अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। कैसे हैं भाई लोग, बताइए कैसा चल रहा है जीवन, कैसा सब कुछ चल रहा है, बताइए ज़रा मुझे। नमस्कार सबको, बहुत बहुत प्यार साथ में, एंड वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। आज की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसा क्या चल रहा है भाई, क्या लाइफ में चल रहा है, बताइए ज़रा। तो चलो भाई, आज हमको आगे का करना है, बट ऑब्वियसली जितना हमने कल निपटा दिया था उसके आगे का। बैंकिंग में हमने लोन्स वगैरह पूरे कर लिए थे। आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में करने वाले हैं। तो भाई चलो यार, सेंट्रल बैंक की पढ़ाई चालू करें। और कल का मैं पूरा का पूरा सोच के बैठा हूँ कि भाई तुम लोग रिवाइज़ कर चुके होगे, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज सब लोग हेडिंग डाल लो मेरे भाइयों जल्दी से। हम करने वाले हैं मनी क्रिएशन। सब्सिडी इकोनॉमी पे बर्डन है आयुषी जी, अब वो समझ जाओ अच्छी है या बुरी है। देना भी ज़रूरी है सब्सिडी, वरना कंज्यूमर पे बर्डन है। और अगर दे रहे हैं तो भारत सरकार के ऊपर दिक्कत है, क्योंकि भारत सरकार की जेब से पैसा जा रहा है। सेकेंडरी फंक्शंस आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, दीपांशी जी। ठीक है भाई, तो चलो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ साथ हेडिंग डालना चालू करो।
मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कि मनी कैसे क्रिएट किया जाता है या बैंक्स जो हैं ये क्रेडिट कैसे क्रिएट कर लेते हैं, ये थोड़ा बहुत हमें समझना है। एंड बिलीव मी, ये जो टॉपिक है, आपके जितने नोट्स बने होंगे मेरे भाइयों, जितने नोट्स, उतना आपको आसान रहेगा थ्रू आउट द ईयर याद रखने में। ये जितना समझना ज़रूरी है उतना ही इसके नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। तो कृपया करके मेरे साथ चालू हो जाना, जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ। लेट्स गिव 5 to 10 मिनट्स इन राइटिंग एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद कि अपन को इसमें समझना क्या है। ठीक है, शुरू हो जाओ। अब इसके आगे की कहानी मत पूछना, इसके पीछे की कहानी मत पूछना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो। मैं एक शॉर्ट स्टोरी सी बता रहा हूँ तुम्हें और तुम बस सुनते चले जाना, क्योंकि ये टॉपिक बेटा लोग बीच में सवाल करने का नहीं है। मेरे पे भरोसा रखो और मैं जितना समझाऊँ उतना समझ लो। लास्ट में अगर आज की क्लास में मुझे लगा कि वाकई में डाउट पूछने लायक है तो मैं बोलूँगा, वरना आज नो डाउट्स। आज का दिन है कि हम इसको दिमाग में बिठाएं, क्योंकि अगर एक बार सही नहीं बैठा तो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए तुम्हें दिक्कत होगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। टॉपिक चालू होता है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन से। टॉपिक कहता है कि आखिर कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे जब क्रेडिट की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पैसा कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमें कमर्शियल बैंक के बारे में सीखना है। तो उनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ बोली गई और वो ये थी कि जब कमर्शियल बैंक के पास कोई डिपॉजिट आता है ना, जो भी डिपॉजिट उनके पास आया, मान लो तुम 5,000 रुपये रख के चले गए, तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसको वो काफ़ी एक्सेस में बना लेते हैं जो आप इनिशियल डिपॉजिट करके गए थे। जो आपने 5,000 रुपये भरे होंगे, मे बी वो उसको 8, 9, 10,000 तक डबल भी पैसा कर लेते हैं। ये कमर्शियल बैंक का फंडा है कि वॉट एवर यू आर डिपॉजिटिंग विद द कमर्शियल बैंक, वो ऐसे ऐसे जगह इसको दे के उसको दे के, इधर दे दिया उधर दे दिया, वहाँ से इंटरेस्ट मिला वहाँ से इंटरेस्ट मिला, इधर से पैसा आया उधर से पैसा आया, ऐसे कर करके वो इनिशियल डिपॉजिट को बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब जो आप पैसा बैंक में जमा करके गए थे, वो उसी पैसे से इतना सारा कमा लेते हैं। क्रेडिट इज़ फार इन एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। दिस क्रेडिट इज़ फार इन एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। इसका सिंपल मतलब है मेरे भाइयों कि जो भी क्रेडिट उन्होंने बनाया है वो इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा है जो आप पैसा जमा करके गए थे। लेकिन प्लीज़ ये मत सोचना कि वो आपको दे देंगे वो पैसा जो भी उन्होंने कमाया है। हाँ, कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको दे देंगे, मे बी 1% और 2%, लेकिन उससे ज़्यादा वो आपको नहीं देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर गिविंग यू द फैसिलिटी टू कीप योर मनी इन द बैंक। ठीक है, तो एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करना कि वो तुम्हें उसमें से पैसा देंगे, बट हाँ ये तरीका है। तो बैंक अमीर कैसे होते हैं, इसको समझने के लिए आपके पास 2 अजम्पशंस होने चाहिए, यानी आपके दिमाग में ये 2 अजम्पशंस होने चाहिए, यानी मान लो वाली बात है। ठीक है, ये चीज़ मान के चलना पड़ेगा, तभी ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में जाएगा। पहली चीज़, एंटायर कमर्शियल बैंक सिस्टम इज 1 यूनिट टर्म्ड एज बैंक। फर्क नहीं पड़ता तुम पंजाब नेशनल बैंक में जा रहे हो या बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहे हो या बैंक ऑफ इंडिया में जा रहे हो या ICICI बैंक में जा रहे हो या फिर एक्सिस बैंक में जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे एक ही घर के भाई हैं या बहनें हैं और इनको कहा जाता है बैंक। फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे पैसा जमा किया, इनको एक यूनिट मान के चलना है, क्योंकि सीधी बात है ये एक पूरा सेक्टर है। फिर तुमने चाहे ICICI में पैसा रखा हो चाहे पंजाब नेशनल बैंक में रखा हो, सो समझ जाओ कि सारा पैसा जो बैंक में जमा हो रहा है उसको हम बैंक को एज अ 1 यूनिट ट्रीट करेंगे, अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे। दूसरा एजम्पशन, हम भारत के अंदर ये मान कर चलेंगे कि जितना भी पैसा आ रहा है आपके खाते में, जितना भी पैसा जा रहा है आपके खाते से, सब बैंक के थ्रू ही होके जा रहा है। कैश ट्रांजैक्शंस दुनिया में होना खत्म हो चुके हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा पढ़ना ज़रूरी क्यों है? भाइयों, आंसर सिंपल सा है, क्योंकि आने वाले ज़माने में सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही हो जाएंगे। वो ज़माना चला जाएगा जब कैश ट्रांजैक्शंस होते थे। जैसे तुम वो ज़माना भूल चुके हो ना जब तुम फ्रीडम से बाहर घूमा करते थे, ऐसे ही आने वाले टाइम में वो ज़माना आने वाला है जहाँ पे तुम अपनी पुश्तों को जो आगे आएगी उसको सुनाया करोगे कि पता एक ज़माना हुआ करता था, हम कुछ नोट जैसा, ऐसा कागज़ जैसा कुछ देते थे,
तब हमें बदले में चीज़ें मिलती थी, और बच्चे हंसेंगे, बोलेंगे क्या पापा किस ज़माने के हो यार, आप कौन से ज़माने से बिलोंग करते हो यार। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, जिसके अंदर ये जो कैश ट्रांजैक्शन है ये ख़त्म ही हो जाएंगे। तो हम इसमें भी हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक से होगा, और सारे बैंक मिला के सिर्फ एक ही है, सब में यूनिटी है, सब में एकता है, ये चीज़ समझ जाइए। फिर आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ बैंकिंग। तो ये बैंकिंग वाले अपनी ये जो शाणपत्ती जिसे कहते हैं, या अपना काम जो होता है पैसा कमाने का, ये कैसे शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला ज़रिया होता है, बोले तो मीडियम, द फर्स्ट थिंग बैंक जहाँ से पैसा कमाना चालू करता है वो है डिमांड डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक। तुम बैंक में पैसा जमा करके आते हो ना, कहानियाँ मेरे भाइयों वहीं से शुरू हो जाती है। तुम कितने भोले इंसान, तुमने सोचा कि चलो भैया जाते हैं बैंक में पैसा जमा करा आते हैं, अच्छा रहेगा, एसी में खड़े होने मिलेगा, वहाँ पे पैसा भी जमा हो जाएगा और हमारा पैसा बैंक में सेफ रहेगा। बैंक वाले इतने प्यारे नहीं होते बेटा, वो तुम्हारे पैसे से कमाना चालू करना चाहते हैं। तो जैसे ही तुमने बैंक में पैसा जमा किया, वो तुम्हें एकदम तेज़ नज़रों से दिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो इससे पैसा कमाने वाला है। तो पहली चीज़ तो हो गई डिमांड डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक, तुमसे पैसा उन्होंने रिसीव कर लिया। वाई डिमांड डिपॉजिट? बिकॉज तुमने डिमांड की बैंक से, तुमने डिमांड की कि रखो मेरा पैसा। तो डिमांड डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक, सिंपल रिसीव्ड भी बोल सकते, सिंपल डिपॉजिट भी बोल सकते थे, लेकिन डिमांड डिपॉजिट क्यों? क्योंकि तुमने डिमांड किया। फिर आ जाते हैं डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन। जो भी तुमने डिपॉजिट्स दिए बैंक को, बैंक उन्हें हेल्ड करके रखा, मतलब होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, और फिर वो उसको यूज़ करेगा किसी और को लोन देने के लिए। मतलब तुम्हारा पैसा, मतलब तुम्हारे कॉलोनी के अंदर शर्मा जी से लड़ाई चल रही थी। वो होता है ना, कुछ लोग जो उठने की कोशिश करते हैं उनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दो बलवान लोग जब लड़ने लगते हैं कॉलोनी के, देखा होगा तुम लोग कॉलोनी में रहते होगे तो शर्मा वर्मा की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो तुमने पैसा जमा किया, बीइंग वर्मा जी, तुम पैसा जमा करके आ गए बैंक में। तुम्हारा पैसा जो तुमने जमा किया था वही खरे खरे नोट, वही खरे खरे नोट वर्मा जी के शर्मा जी को लोन के लिए दे दिए। तुम शर्मा जी के यहाँ चाय वाय पीने गए, तुमने देखा यार ये नोट तो वही लग रहे हैं, तुमने नंबरिंग चेक की और तुम तो तिलमिला गए। तुमने शर्मा जी से पूछा ये पैसा कहाँ से आया, उन्होंने बोला हमने बैंक से लोन लिया है अभी अभी। समझ रहे हो तुम हीट कितनी हो गई है उस मोमेंट में। ऐसा करता है बैंक, तुम पैसा जमा करके आओगे, बैंक वही पैसा लेगा किसी और को लोन दे देगा, तुम माथा पकड़ के बैठे रहो। बैंक ने तुम्हारे पैसे से पैसा कमाना चालू कर दिया है, बिकॉज बैंक तुम्हारा पैसा अपनी जेब में रख के बैठने का सोच भी नहीं रहा है। वो ये सोच के बैठा है हाँ भैया तुम मांगोगे तो वो किसी और का निकाल के दे देगा। मान लो तुम एटीएम में गए ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी इमेज बनी होगी कि तुम बैंक में गए, है ना, मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में है ये तो चलो मैं आज निकाल ही देता हूँ। तुमने सोचा तुम बढ़िया ये रहे, तुमने सोच के रखा है तुम बढ़िया बैंक में गए, तुमने बैंक में पैसा लिया और यहाँ पे जमा कर दिया भाई काउंटर पे, ठीक है। तुम बैंक में ये अपना पैसा 1000 रुपये जमा करके आ गए। फिर तुम भैया यहाँ से ट्रैवल करते हुए 2 किलोमीटर दूर गए, और वो 2 किलोमीटर दूर जब तुम पहुँचे यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क किया तुमने, ठीक है, और एटीएम में गए। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि बैंक का एक वायर जुड़ा होगा एटीएम से, तो जो तुमने 1000 रुपये का नोट डाला है वो वायर से 1000 रुपये का नोट होते हुए फटाफट एटीएम में आएगा, और एटीएम से जब तुम कैश निकालोगे तो वही सेम 1000 रुपये का नोट तुम्हें मिलेगा। कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना, इतना तो मालूम है ना कि नोट दूसरा निकलता है उस एटीएम से। मतलब डिजिटली तुम्हारा पैसा बैंक के पास स्टोर हो गया है, ठीक है मेरे भाइयों, डिजिटली। अब तुम जब भी पैसा निकालने पहुंचोगे तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा बिकॉज डिजिटली तुम्हारे बैंक अकाउंट में, लेकिन तुम्हारा वो नोट कहाँ तक जा चुका है वो तुम भी नहीं जानते, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, वरना तुम्हें लगे पता चला वाह यार इतनी जल्दी आ गया, मेरी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर/आवर थी, नोट उससे भी तेज़ी से आ गया, ऐसा कैसे हो? नहीं भाई ऐसा नहीं है ना, तुम्हारा नोट उड़ के एटीएम में नहीं पहुँचा है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना, वरना होता है भाई। मेरे को तो ऐसा ख्याल आ जाता था भाई, ऐसा ख्याल आ जाता था, मैंने 1-2 बार करके भी देखा था, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं SBI में जमा करके आया था पैसा और मैं भागते हुए एटीएम गया था कि मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया था लेकिन नोट वही नहीं था, तब मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा होता है। तो ठीक है, समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना तुम, बस वही ज़रूरी है। तो भैया ये बात हो गई यहाँ तक कि हमने जो डिपॉजिट है वो बैंक ने, मतलब बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो लोन के लिए दे दिया। वो वर्मा जी ने जो पैसा डिपॉजिट किया था शर्मा जी के पास लोन की तरह पहुँच गया, ठीक है। अब एक और इसमें कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि मान लो तुमने बैंक के पास जमा किए हैं 100 रुपये, तो बैंक इसमें से अगर लोन दे सकता है
तो वो 80 रुपए का ही दे सकता है। जो भी तुमने जमा किया है उसका एक फ्रैक्शन डिपॉजिट का, मतलब वॉट एवर यू हैव डिपॉजिटेड, उसके एक फ्रैक्शन का ही वो लोन दे पाएगा। पूरा 100% जो तुमने डिपॉजिट किया है वो लोन में नहीं जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा होता है। दिस इज द थिंग। इफ यू हैव डिपॉजिटेड 100 रुपीज, तो पूरा 100 रुपए बैंक लोन में नहीं दे सकता, बैंक को उसमें से कुछ पैसा निकाल के रखना पड़ेगा। अब इसका रीजन दे दिया गया है, बिकॉज इट इज लीगली कंपलसरी। ऐसा लीगली कंपलसरी है बैंक के लिए कि वो 100% लोन में ना दे, उसमें से कुछ पैसा बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन, कुछ मिनिमम फ्रैक्शन बैंक को डिपॉजिट्स का रखना पड़ता है, एज रिजर्व जमा करके रखना पड़ता है। 100 रुपए में से 80 रुपए लोन दे देंगे, मतलब आपने अगर 100 रुपए सेव किया बैंक में जाके, तो बैंक 100 रुपए में से 80 रुपए का लोन दे देगा, बाकी 20 रुपए सेव करके रखेगा डिपॉजिट जैसे, क्योंकि वो एक मिनिमम फ्रैक्शन है, वो डिपॉजिट करके खुद के पास रखे रहेगा एज अ रिजर्व, बिकॉज ये लीगली कंपलसरी है बैंक्स के लिए। ये जो फ्रैक्शन बैंक को अपने पास रिजर्व की तरह रखना पड़ता है, इसको नाम दिया जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। और ये फिक्स कौन करता है? सेंट्रल बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ किसी को इसमें डाउट है अगर, जो मैंने अभी बताया है पॉइंट नंबर 5 से, आगे क्या होगा, क्या करेंगे, वो मैं अभी आगे पॉइंटर्स में बताऊंगा, लेकिन अगर यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। कृपया करके प्लीज पूछ लो मुझसे, यहां तक कोई डाउट है तो भाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात। तो भाई यार, वाई ओनली अ फ्रैक्शन लिखना चालू करो। चलो तो यार इसको समझ लेते हैं कि हमें कैश रिजर्व क्यों रखना पड़ता है और क्या कारण होता है। जो मैंने आपको बोला इससे पहले, जो आपको सिखाया कि हम पूरा का पूरा लोन नहीं दे देते हैं। जैसा मैंने आपको सिखाया था, 100 रुपए में से आपको 80 रुपए लोन देना है, बाकी का पैसा आपको रिजर्व की तरह रखना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लीगली आपको ज़रूरत क्यों है रिजर्व रखने की या पैसा अपने पास रखने की, आप 100% लोन क्यों नहीं दे सकते हो? भाई बात सिंपल सी है, आरबीआई इसको लीगली पुश इसलिए करता है ताकि एटलीस्ट आपके पास कैश इतना तो अवेलेबल हो कि अगर कोई आपसे मांगने आता है, कोई विड्रॉल करने आता है या किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, एकदम से कोई पहुंच जाता है, यार मुझे पैसा चाहिए, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ सर्टेन सम हो, कुछ पैसा आपके पास रखा हुआ हो, जो कि आप वो डिपॉजिटर जो पहले से डिपॉजिट करके गया था और उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, आप उसको दे सको। तो फ्लो ऑफ मनी को रखने के लिए, सर्कुलेट पैसा होता रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ रिजर्व अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है। दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। ये तो हो गई पहली चीज़। फिर आ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर हमारे पास 100 रुपए का लोन, 100 रुपए का डिपॉजिट आया, माय मिस्टेक, मेरी गलती है, 100 रुपए का डिपॉजिट आया है, तो ज़रूरी क्यों है कि एक फ्रैक्शन, एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन आपको अपने पास रिजर्व की तरह रखना है, दैट इज़ ₹20। मतलब 80 रुपए तुम लोन दे सकते हो और सिर्फ 20 रुपए ही तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व क्यों रखना है, मेंटेन करना है कैश रिजर्व का। तो उसके 2 रीज़न है कि आपको ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। पहला, क्योंकि बैंक के अंदर कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आता रहता है, मतलब पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, लेकिन पैसा आ भी रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सो क्योंकि बैंक्स में रेगुलरिटी में पैसा आता जाता रहता है, सो इतना ज़्यादा कैश रिजर्व मेंटेन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इट्स बेटर कि एक छोटा सा पोर्शन रिजर्व की तरह रखो और बाकी लोन की तरह देते रहो, जाने दो। और फिर दूसरा रीज़न भी बड़ा जेन्युइन रीज़न है कि सारे डिपॉजिटर्स इकट्ठे मिलके थोड़ा ना आ जाएंगे पैसा निकालने। मान लो अपन ने जो रिजर्व मेंटेन करके रखा है वो इसलिए मेंटेन करके रखा है ताकि अगर कोई पैसा निकालने आता है, विड्रॉल करने आता है, तो हम उसे पेमेंट कर सकें। लेकिन ये भी सेम चीज़ है भाई कि यार इकट्ठे बहुत सारे लोग थोड़ा ना आ जाएंगे पैसा निकालने के लिए कि भीड़ लग गई, नहीं हमें सबको ही निकालना है पैसा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो इस कारण से हम जो रिजर्व है वो बहुत मिनिमम मेंटेन करते हैं, बहुत बेसिक सा मेंटेन करते हैं। जो भी बोला जाए आरबीआई के थ्रू इंस्ट्रक्शन आ जाए, गाइडलाइन आ जाए, 15% ऑफ द टोटल अमाउंट, टोटली डिपेंड्स यार, टोटली डिपेंड्स, कुछ नहीं कह सकते कितना हो, वो आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई के लीगल रिजर्व रेशियो रहते हैं, एसएलआर सीआरआर रहता है, जिसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लिया तो एक टेबल बनाते हैं, टेबल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। लिख लो जल्दी से। इतना लिखने के बाद अपन शुरू कर सकते हैं टेबल में एक्सप्लेन करना चीज़ों को कि कैसे मल्टीप्लाई होता चला जाता है अमाउंट और कैसे बैंक कमाते चले जाते हैं पैसा। ये अपन एक बार देख लेते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इनिशियल डिपॉजिट से, लेकिन पहले लाइन वाइन ड्रॉ कर लें यार, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही करेंगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। चलो, तुम लोगों को मुझसे सीखना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, यू नो।
तुम लोगों को सीखना चाहिए यार, सीखो यार, मतलब लाइन बनाओ तो ऐसे बनाओ, मतलब देखो आपका हाथ स्टेडी होना चाहिए तो उससे स्ट्रेट लाइन बनती है। देखना मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपका हाथ स्टेडी है ना तो देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये देखो कितना स्टेडी हाथ है, देखो आप ज़रा, लाइन स्ट्रेट बनेगी। ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। डिपॉजिट्स यहाँ पे लिख देते हैं भाई, फिर आ जाते हैं लोन्स, जो बैंक लोन दे रहा है और जो बैंक के पास डिपॉजिट आ रहे हैं, और फाइनली कैश रिजर्व्स, जो कि LRR अपन मान के चल रहे हैं कि बैंक को बोला गया है 20% का LRR मेंटेन करो। लीगल रिजर्व रेशियो बैंक से बोल के रखा हुआ है कि एटलीस्ट एट मिनिमम ऑफ 20% मेंटेन करके रखो, अच्छा लगता है। ये बैंक को बोल दिया गया है, तो भैया बैंक को बोल दिया है तो बैंक को तो करना पड़ेगा। अरे तो यार पहला आ जाते हैं अपन इनिशियल डिपॉजिट पे। जब आप इनिशियल डिपॉजिट करते हो तो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपने इनिशियल डिपॉजिट किया, मैं बेसिकली संदीप गर्ग रेफ़र कर रहा हूँ तो मैं उसी का एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इस टाइम पे होशियार बनने का मन कर रहा है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्या है। मान लो तुमने इनिशियल डिपॉजिट किया 1000 रुपये का, बैंक उसमें से 20% का कैश रिजर्व मेंटेन करेगा, क्योंकि बैंक के लिए कैश रिजर्व 20% मेंटेन करना ज़रूरी है 1000 रुपये में से। यानी 1000 रुपये में से 200 रुपये तो बैंक ने रिजर्व करके रख दिए, बाकी 800 रुपये उठाया और बैंक ने किसी को लोन दे दिया। अब ये बात मेरी बड़े ध्यान से सुन लेना। अभी दिख रहा है, अभी मेरे भाई अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे बता दो ज़रा यार एक बार, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तो पूरा दिख रहा है। तो यार जैसा मैं बता रहा था, इनिशियल डिपॉजिट जो आपने 1000 रुपये दिया, उसमें से जो कैश रिजर्व है वो आपका 200 रुपीज़ का कैश रिजर्व बैंक ने मेंटेन कर लिया, उसमें से निकाल लिया, और बाकी 800 रुपये का बैंक ने लोन दे दिया। अब आ जाते हैं स्टेज 1 पे। स्टेज 1 ये कहती है कि जो आपने लोन दिया है, बात ध्यान से सुनना, मैं प्रखर तुमसे स्पेशली बात कर रहा हूँ, कि जो लोन दिया बैंक ने वो किसी ना किसी के खाते में तो गया होगा, किसी ना किसी के पास तो पहुंचा ही होगा, यानी उसके बैंक अकाउंट में गया होगा। मैंने क्योंकि आपको सिखा दिया कि लोन जो है वो सीधे बैंक में जाता है। आप पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो बैंक से हो रहे हैं, आप कुछ भी ऐसे ही हवा में नहीं रख सकते, कैश नहीं रख सकते, एवरीथिंग जो भी हो रहा है बैंक के थ्रू होगा। तो ये 800 रुपये किसी के पास डिपॉजिट्स पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मान लेते हैं 800 रुपये जो उसके बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, मान लेते हैं, सुनना मेरी बात, वो अभी उसने इन कैश नहीं कराए, वो अभी उसने कहीं लेके नहीं गया है, वो उसके बैंक में डिपॉजिट्स आ चुके हैं। बैंक अब उस डिपॉजिट को भी यूज़ कर सकता है। कैसे, सुन लो, फिर मैं दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी सुनाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी इतना सुन लो। कैश रिजर्व के नीचे लिखा हुआ है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ये मैंने आपको पहले नोट्स में लिखवाया, चेक करो, मैंने लीगल रिजर्व रेशियो लिखवाया है 20% का, वो लिखा हुआ है, ये देख लो भाई एक बार, LRR 20%। तो जो मैं बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा सिंपली समझना, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बहुत ही प्यार से समझना जो मैं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूँ 800 रुपये मान लो उसके बैंक में डिपॉजिट पहुँच गए। अब आप बोलोगे बाबा जी वो खर्च नहीं करेगा क्या, यहाँ नहीं जाएगा क्या, वहाँ नहीं जाएगा। अरे अभी रुको जाओ, मान लो उसके पास 800 रुपये डिपॉजिट पहुँचे। 800 रुपये में से बैंक को अगेन इसमें से 20% कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो 8 2 16, यानी नियर अबाउट 160 रुपीज़ उसे बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। और 160 रुपीज़ मेंटेन करने के बाद बाकी 540 रुपीज़ बैंक उसी में से पैसा निकाल के किसी और को लोन दे देगा। नाउ आप ये पूछोगे कि बाबा जी क्या हो, ध्यान देना, क्या हो अगर वो बंदा वो पैसा खर्च कर ले। देखो भाई 800 रुपये उसके पास लोन चला गया ना, अब वो लोन को खर्च भी करेगा, तो खर्च करने के बाद भी तो पैसा बैंक टू बैंक भटकता रहेगा, मतलब पैसा तो पूरा बैंक में ही है ना। और ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि भाई पैसा किसी भी बैंक में हो, वो सारे बैंक मिला के एक ही बैंक हैं, 1 यूनिट दैट विल बी टर्म्ड एज बैंक। तो चलो उसने 800 रुपये का लोन लिया और वो 800 रुपये उसके पास डिपॉजिट में आ भी गए, ये आ गए 800 रुपये उसके पास डिपॉजिट में। लेकिन एक चीज़ समझो मेरे भाइयों कि वो खर्च भी कर सकता है, लेकिन अगर खर्च करेगा भी तो भी अल्टीमेटली वो बैंक टू बैंक से घूमता रहेगा, क्योंकि जिसको भी खर्च करके पे करेगा वो भी उसके बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो अल्टीमेटली वो जो डिपॉजिट से 800 रुपये बैंक उससे जनरेट कर सकता है एक और लोन। 800 रुपये डिपॉजिट मान के बैंक उसमें से 540 लोन दे सकता है और 160 को कैश रिजर्व की तरह रख सकता है कि अगर कोई विड्रॉल वगैरह के लिए आ गया तो भैया काम हो जाएगा। हाँ मैं 540 गलत लिख दिया, वो 640 होगा, सॉरी। तो वो 640 जो है वो लोन दे देगा, बैंक जो है वो 640 लोन दे देगा, काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। फंडा समझना तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है,
जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली मेरे प्रखर भाई, ये तुम ध्यान देना, मैं स्पेशली तुम्हें बता रहा हूं, प्रखर भाई वो 800 रुपये जो डिपॉजिट आया जिससे 640 का लोन दे दिया और 160 रिजर्व रख लिया, अल्टीमेटली मेरे भाई ये 800 रुपये भले ही वो बंदा लोन लेके खर्च करने लगे, लेकिन अल्टीमेटली खर्चा करने के बाद भी, किसी और को देने के बाद भी पैसा रहेगा कहाँ पे? बैंक में ही रहेगा। इसी के कारण आ जाती है हमारी स्टेज 2। हो क्या रहा है, एक बंदे ने 1000 रुपये डिपॉजिट किए थे, वो 1000 रुपये तुमने किसी और को लोन दिए तो वो सेकंड बंदा हो गया। जिसको लोन दिए वो उसके खाते में पैसा आ गया, उसने बहुत सारे खर्चे कर दिए, तो वही पैसा और लोगों के पास भी पहुंच गया। तो सोचो 1000 रुपया कैसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं कि भैया पैसा एक का था लेकिन वो यूटिलिटी कितने लोगों की बनता चला गया, क्योंकि पैसा वहां पहुंच रहा है जहां अभी ज़रूरत है। जो डिपॉजिटर था उसको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने डिपॉजिट करके छोड़ दिया, लेकिन अब वो पैसा ट्रैवल करते करते वहां जा रहा है। वही पैसा जो डिपॉजिट करके गया था बंदा, जिसको ज़रूरत है उनके पास जाते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मनी जो है वो अपनी वैल्यू में मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जैसे हमारे प्रखर भाई ने भी बोला है कि किसी का इनकम किसी का खर्चा होता है, बेसिकली वही काम यहाँ पे चल रहा है। आगे पहुँचते हैं, ये आ गया 640 रुपीज़। अब इसमें से 20% अगर अपन निकालेंगे तो इसका ये आ जाएगा 128, और इसमें से हम 512 रुपये फिर किसी को लोन दे देंगे, 512 रुपीज़ हम किसी को लोन पकड़ा देंगे। रुको यार, वरना तुम्हें लगेगा कि ये 572 है, 512 लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये 512 हो जाएगा। अल्टीमेटली टोटल क्या कहता है भाइयों कि मान लो टोटलिटी में डिपॉजिट्स 5000 काउंट हुए, तो लोन उसमें से 4000 चला गया और कैश रिजर्व 1000 का मेंटेन हो गया। मतलब क्या हुआ, इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 रुपये था वो यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है 5000 रुपये तक। सो इट्स द सेम थिंग, पैसा वही का वही है, लेकिन वो यूटिलिटी बहुत लोगों में क्रिएट करना चालू कर चुका है। पैसा उतना ही है, पैसे में कोई चेंज नहीं आया है, बस है ये कि उसने यूटिलिटी क्रिएट करना चालू कर दिए बहुत लोगों के पास जा जाके। आयुषी ने बोला है पैसा निकाल लिया तो फिर आप खर्च करोगे तो वापस वो बैंक में पहुंचेगा, क्योंकि आयुषी मैंने आपको सिखा दिया था कि सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं। तो इवन इफ़ यू वांट्स टू डू अ ट्रांजैक्शन अगेन इट विल बी थ्रू बैंक ओनली, पैसा बैंक में ही पहुंचेगा। कोई और डाउट है तो पूछो इसमें, मैंने समझाया क्या वो समझ में आया कि नहीं, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ वापस से पूछ लो ताकि मैं दोबारा समझा दूँ इसको। कुछ भी डाउट है इसके अंदर तो, क्योंकि सारे बैंक्स जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड है, तो सब अपने अपने पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर मतलब एक बहुत बड़ा आउटलुक लेके देखा जाए तो बैंक्स इज लाइक अ वन सिस्टम। अंकिता ने बोला यूटिलिटी समझ नहीं। अंकिता मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये रखे, लेकिन तुम्हारे पास वो 100 रुपये तुम्हें अभी यूज़ नहीं करने, तो तुमने क्या किया, अपने दोस्त को दे दिया। उसने, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने मांगे थे, तुमने अपने दोस्त से बोला कि 100 के मुझे 120 वापस चाहिए, तो तुम्हारे दोस्त ने कहा ठीक है। तुम्हारी दोस्त ने वो 100 रुपये तुमसे लेके किसी और को दे दिए और उससे बोला कि मुझे 140 रुपये चाहिए वापस, तो उसकी दोस्त ने भी बोला कि ठीक है चल चलेगा। तो तुम्हारी दोस्त की दोस्त ने 140 रुपये तुम्हारी दोस्त को वापस किए, उसने तुम्हें 120 रुपये वापस किए, तो वो 100 रुपये पे पैसा कमा लिया गया। कैसे पॉसिबल हुआ ये? तुमने 20 कमाए, तुम्हारी दोस्त ने 20 कमाए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मनी जो है जिसको ज़रूरत थी वहाँ तक पहुँचता चला गया। तो 100 रुपये तुम्हारे पास भी थे एक टाइम पे, तुम्हें लगा वो तुम्हारे, 100 रुपये वो तुमने तुम्हारी दोस्त को दिए थे तो उसे भी लगा 100 रुपये उसके पास है क्योंकि उसे पैसा वापस मिलेगा। और तुम्हारी दोस्त ने जिस दोस्त को 100 रुपये दिए थे उसके पास वो 100 रुपये पहुँच चुके थे, तो उसके पास भी 100 रुपये है, तो वो 100 रुपये एक्चुअल में 300 रुपये हो चुके हैं, क्योंकि वो तुम भी 100 रुपये मान के चल रही है, तुम्हारी दोस्त भी 100 रुपये मान के चल रही है, तुम्हारी दोस्त की दोस्त भी 100 रुपये मान के चल रही है। दिस इज हाउ मनी मल्टीप्लायर वर्क्स। है 100 का नोटी, लेकिन यूटिलिटी में देखा जाए तो 3 लोगों की यूटिलिटी बन गया है। तुम लालच खा के बैठी हो कि 20 रुपये ऊपर से मिलेगा, तुम्हारी दोस्त लालच खा के बैठी कि उसको भी 20 रुपये ऊपर से मिलेगा, उसकी भी जो दोस्त है वो सोचे कि चलो 100 रुपये मिल गए खर्च कर लेते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क आउट। सर रुकना तब है नहीं, ऐसा रुकने वाली बात नहीं है, ऐसा रुकने वाली बात नहीं है। आप तो और भी इनफाइनाइट लेवल तक जा सकते हो, उसमें कोई रुकने वाली बात नहीं। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि कैश रिजर्व के इक्वल हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे, डिपॉजिट कैश रिजर्व के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दीक्षा ने पूछा 5000 कहाँ से आया? दीक्षा जी हमने ये बताया कि ऐसे डिपॉजिट हो के जो 1000 रुपये का डिपॉजिट है, मतलब मैंने आगे की स्टेजेस नहीं लिखी, सीधी बात ये है कि आगे की स्टेजेस में ऐसे होते होते 1000 रुपये की यूटिलिटी वैल्यू 5000 रुपये तक हो जाएगी ऐसा। हाँ, तो वो तेरे वाले दोस्त ऐसे ही हैं, वो एक बार गए तो गए, वो सागर गरे का पास्ता खाया तो खाया, ख़त्म, बस ख़त्म, उसके बाद फिर नहीं मिलना। मुझे मालूम है अंकिता, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तो रिया पांडे जी मैंने यही बताया कि 5000 कहाँ से आया? 5000 मतलब यूटिलिटी क्रिएट कर दी, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, तो ऐसे ही 1000 रुपये ऐसी स्टेजेस में जा जाके टोटल 5000 रुपये की वैल्यू तक हो जाएंगे, और उसी पैसे से 4000 तक का लोन भी चला जाएगा। सोचो
ठीक है आर्यन छाबड़ा भाई, समझा दिया। पांडे जी समझा दिया मैंने, और पूछो किसी और को पूछना है तो। हमने ऑलमोस्ट 4 to 6 मार्कर क्वेश्चन कर लिया है। ये जो क्वेश्चन आता है ये 4 to 6 मार्कर आता है, जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है। ये इतना तो पूछा जाता है, तो इतना हो गया मतलब तुम्हारा 4 to 6 मार्कर एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। और भी हो सकता है उमंग मेरे भाई, 5000 से ज़्यादा भी हो सकता है। हमने तो हाइपोथेटिकली 5000 मान लिया, आप उसको 10,000 भी मान सकते हो, आपके ऊपर है। बट जेन्युइन ये है कि 5 टाइम्स तो जा ही सकता है। जी 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 दीक्षा जी, मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहा हूँ। आरुषि देखो यार क्या हुआ, मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार सबको। 1000 रुपये आपने डिपॉजिट किए, बैंक ने वो 1000 रुपये अपने पास ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें से उन्होंने 200 रुपये अपने पास रखे और बाकी 800 रुपये का किसी और को लोन दे दिया। जब जिसको लोन मिला, मतलब क्या हुआ कि उसके खाते में 800 रुपये आके जमा हो गए। जिसको भी लोन मिला 800 रुपये उसके खाते में आके जमा हुए। जैसे ही बैंक ने देखा कि लोन लेने वाले के बंदे में आके 800 रुपये जमा हो गए, क्योंकि उसने लोन लिया है, बैंक ने उसमें से 20% रिजर्व रखा, बाकी 640 रुपीज़ किसी और को उसका लोन दे दिया। जिसको भी लोन दिया, जैसे ही उसके खाते में 640 आके रखा गए लोन के कारण, बैंक ने उसमें से भी सिर्फ 20% रखा, बाकी किसी और को फिर 512 का लोन दे दिया, बचे हुए का लोन दे दिया। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क आउट। मतलब इस तरीके से क्या होता है, वो एक ही 100 रुपये या एक ही 1000 रुपये को आपने 10 बार 15 बार यूज़ कर लिया। बढ़ते चले जाएगा, रुकेगा कब? रुकेगा कब? जब ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं रुकता, वैसे कभी नहीं है, इट्स लाइक अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, वो चलता ही रहता है। व्हाट बैंक इज़ कंसर्न्ड अबाउट इज़, आपको ये पता होना चाहिए, बैंक इज़ कंसर्न्ड अबाउट दिस। बैंक इसको लेके कंसर्न्ड है कि बैंक के पास रिजर्व होना चाहिए, सो दैट जो भी पैसा मांगने आ रहा है उसको उसका पैसा देते चले जाओ, क्योंकि मनी जो है वो डिजिटली स्टोर होता है, डिजिटली स्टोर्ड है, अब उसको कैसे भी यूज़ किया जा सकता है, बस वो रिजर्व को उतना मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। चलो भाई, कुछ और है तो पूछो जल्दी से। कैश रिजर्व बैंक का प्रॉफिट रहता है? कैश रिजर्व बैंक का प्रॉफिट नहीं है। कैश रिजर्व वो पैसा है आरुषि जी जो उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि अचानक से कोई कैश विड्रॉल के लिए आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसलिए आरुषि जी कैश रिजर्व रखना पड़ता है, वो बैंक का प्रॉफिट नहीं है। बैंक को प्रॉफिट मिलता है आरुषि जी, ये जो लोन दिख रहा है ना आपको, बैंक क्या करती है, लोन देती जाती है, और लोन पे कमाता है बैंक इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट से बैंक को प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आज के टॉपिक में हमने बेसिकली पढ़ा, जो इसके अंदर हमने पढ़ा वो था मनी मल्टीप्लायर। जैसे नंदनी ने बोला था, नंदू जी ने बोला था, तुमने नया लैपटॉप ले लिया सकर भाई? कब ले लिया भाई? अच्छा मैं बोलूँ तो दिला दें। देखिए अंकल जी, आंटी जी, प्लीज़ सकर को लैपटॉप मत दिलाइएगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा और वो लैपटॉप का मिसयूज़ और करता रहेगा, तो मत दिलाइएगा प्लीज़, ठीक है? सकर बोल दिया मैंने, दिला देंगे घर वाले। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। चलो मेरे भाइयों, ठीक है, सबको समझ में आ गया, सब बड़े एकदम जीनियस हो गए हैं, सब महान हो गए, सबको एक बार में आजकल समझ में आने लगा है। यहाँ तक बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग मेरा काम आसान कर रहे हो, बड़ा खुश हूँ मैं कि तुम लोग को एक बार में ही समझ में आ गया यार, मतलब वाह यार, मानना पड़ेगा। यस सर, समझ आ गया पूरा, ठीक है नंदिनी जी, बस आपका ही वेट कर रहा था मैं। सर अगर कोई लोन 800 से कम लिया तो वो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी थोड़ा ना कि किसी एक को ही लोन दिया 800 रुपये का, उन्होंने बोला टोटलिटी में 800 रुपये तक का लोन दे सकते हैं, 500 का किसी और को दे दिया, 300 का किसी और को दे दिया, ऐसे मैं बात कर रहा था, ठीक है? आयुषी जी समझिए इस चीज़ को। चलो भाइयों, तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।